नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बिहार प्राइमरी टीचर की इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बिहार स्पेशल जीके जीएस के प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे और बिहार स्पेशल का यह दूसरा वीडियो है। इसके पहले इस पर एक वीडियो अपलोड किया जा चुका है। तो इसके साथ ही साथ बिहार प्राइमरी टीचर के लिए हमारे चैनल पर प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है और अब तक कुल 26 प्रैक्टिस सेट कराए जा चुके हैं। तो उसे आप चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो का। और जितने भी प्रश्नों पर हम आज डिस्कस करेंगे सभी बीपीएससी एग्जाम में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है कि बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला कौन सा है। बताइए कि बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला कौन सा है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी यानी पूर्णिया जिला। तो वो जिला कौन सा है, तो पूर्णिया जिला है। तो बिहार के जो पूर्णिया एवं कटिहार जिले हैं यहाँ पे जूट का उत्पादन सबसे अधिक होता है। और ये जो जूट है ये बिहार राज्य की दूसरी मुख्य व्यावसायिक फसल है और इसके प्रयोग से पैकेजिंग के सामान, कपड़ा, रस्सी आदि का निर्माण होता है। तो जूट का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। कपड़े में किया जाता है, टाट बनाने में करते हैं, रस्सी और पैकेजिंग के सामान में इसका निर्माण किया जाता है। और जूट का अगर उत्पादन की बात करें तो उत्पादन दोस्तों किस क्षेत्रों से होता है, तो नदियों की धांधा मिट्टी या अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में जूट का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है कि त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है। बताइए ये जो त्रिवेणी नहर है यह किस नदी पर निर्मित है, तो गंडक नदी पर। किस नदी पर, गंडक नदी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सी झील है जो कि बिहार में स्थित है। तो वो है अनुपम झील। कौन सी झील है, अनुपम झील। और ये कहाँ स्थित है, तो बिहार के कैमूर जिले में स्थित है। जबकि जो सुखना झील दिया गया है ये चंडीगढ़ में है। सुखना झील कहाँ है दोस्तों, तो चंडीगढ़ में यह स्थित है। और ऑप्शन नंबर बी में है सांभर झील जो कि राजस्थान में स्थित है। और डी में है कामा झील, तो यह कहाँ पे है, तो ये रूस में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अनुपम झील। आगे है कि बिहार में बहने वाली 4 नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है। तो बताइए कि किसका उद्गम अमरकंटक में है, तो सोन नदी का उद्गम। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी सोन नदी। तो जो सोन नदी है यह अमरकंटक से निकलती है। यह गंगा के दाहिने तट पर मिलने वाली एक प्रमुख सहायक नदी है और इसके रेत में सोने के कण भी पाए जाते हैं, याद रखिएगा। इसीलिए इसे स्वर्ण नदी भी कहते हैं। परीक्षा में पूछा जाता है कि स्वर्ण नदी किसे कहते हैं, तो सोन नदी को स्वर्ण नदी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, कि क्योंकि इसके रेत में सोने के कण पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि नदी जो बिहार का शोक कहलाती है, तो वो कौन सा नदी है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। और कोसी जो नदी है ये नेपाल से निकलती है, हिमालय से निकलती है और बिहार में भीम नगर के रास्ते से भारत में प्रवेश करती है। और इसे बिहार का शोक क्यों कहते हैं, क्योंकि इस नदी से बिहार में भयंकर बाढ़ आती है जिससे कि बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। और ये जो कोसी नदी है यह अपना मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है, यानी कि रास्ता बहुत तेजी से यह बदलती है। आगे है कि उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है। बताइए जो उत्तर बिहार क्षेत्र है यह किसके लिए जाना जाता है या प्रसिद्ध है, तो बाढ़ के लिए। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी बाढ़। और इसका कारण क्या है, तो कोसी नदी भी एक प्रमुख कारण है और इसीलिए कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि किस नदी को उत्तरी बिहार का शोक कहा जाता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि उत्तरी बिहार का शोक किसे कहा जाता है, तो यहाँ पे कोसी नदी नहीं होगा। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी गंडक नदी। तो उत्तरी बिहार का शोक गंडक नदी को कहा जाता है। वहीं अगर बिहार का शोक पूछा जाएगा तो कोसी नदी होगा। तो बिहार का शोक क्या होगा, कोसी नदी, और उत्तरी बिहार का शोक तो गंडक नदी। आगे है कि बिहार में कोसी परियोजना के निर्माण का श्री गणेश यानी शुभारंभ कब हुआ था। तो बताइए इसका शुभारंभ किस सन में हुआ था, तो 1954 ईस्वी में। कब हुआ था, 1954 ईस्वी में हुआ था। और कोसी परियोजना
किसके किसके बीच की परियोजना है? तो यह बिहार तथा नेपाल सरकार की एक संयुक्त परियोजना है। याद रखिएगा, बिहार और नेपाल। तो कोसी परियोजना बिहार और नेपाल सरकार के बीच में एक संयुक्त परियोजना है जिसका शुभारंभ 1954 ईस्वी में किया गया। अगला प्रश्न है कि किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? तो वो कौन सा देश है जिसकी सीमा बिहार राज्य के साथ लगती है? तो वो है नेपाल। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नेपाल। दोस्तों, बिहार राज्य के उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में झारखंड और पूर्व में पश्चिमी बंगाल तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश स्थित है। आगे है कि किस राज्य के साथ बिहार की दामोदर घाटी परियोजना में साझेदारी है? तो ये जो दामोदर घाटी परियोजना है यह बिहार और किस राज्य की साझेदारी की परियोजना है? तो वो है पश्चिम बंगाल। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल। तो 1948 ईस्वी को स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना के रूप में दामोदर घाटी परियोजना अस्तित्व में आई थी और यह बिहार और पश्चिम बंगाल की साझेदारी है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस नदी को बिहार का गम कहते हैं? तो दोस्तों, बिहार का गम कहें या बिहार का शोक कहें, दोनों एक ही बात है, शब्दों को बदला गया है। तो इस प्रश्न का जवाब भी वही होगा, यानी कि कोसी नदी। तो बिहार का गम या बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा बिहार की पश्चिमी सीमा पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश स्थित है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। तो बिहार राज्य की पश्चिमी सीमा पर उत्तर प्रदेश स्थित है और वहीं उत्तरी सीमा पर नेपाल, दक्षिण में झारखंड और पूर्व में पश्चिम बंगाल है। आगे है कि बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो बिहार सामान्य परिचय से संबंधित ये प्रश्न है, तो हमें बताना कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 94,163 वर्ग किलोमीटर यह कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है। आगे है कि एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना, यानी कि बिहार जो है यह राज्य के रूप में अस्तित्व में कब आया था? तो 1912 में। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1912। बिहार राज्य का गठन 22 मार्च 1912 ईस्वी को हुआ था और बिहार ये जो भारत का एक राज्य है इसकी राजधानी कहाँ है? तो पटना है और उत्तर में नेपाल, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और दक्षिण में झारखंड स्थित है। आगे है कि बिहार की द्वितीय राजभाषा क्या है? हमें द्वितीय राजभाषा बताना है, तो उर्दू बिहार की द्वितीय राजभाषा है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, उर्दू। और बिहार में हिंदी जो भाषा है वो आधिकारिक मामलों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भाषा है और 1981 में दूसरी आधिकारिक भाषा उर्दू को प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है कि बिहार राज्य विभाजित करके यानी अलग करके झारखंड राज्य कब बनाया गया है? तो ये जो झारखंड राज्य है यह बिहार से अलग होके बना है। पूछा जा रहा है कि कब बना? तो नवंबर 2000 में, यानी सन 2000 नवंबर में बिहार राज्य का विभाजन कर दिया जाता है, यानी कि बिहार राज्य को विभाजित करके एक अलग राज्य यहाँ से बनाते हैं, वो है झारखंड राज्य, जिसकी राजधानी रांची है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? महत्वपूर्ण है, बताइए सबसे पूर्वी भाग में कौन सा शहर स्थित है? तो कटिहार शहर स्थित है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कटिहार। तो दोस्तों, बिहार राज्य का सबसे पूर्वी जो भाग में स्थित शहर है वो है कटिहार। पूरब में क्या है? कटिहार है। वहीं अगर पूछा जाएगा कि सबसे पश्चिमी जिला, तो कैमूर, ये भी याद रखिएगा, सबसे पश्चिमी जिला है कैमूर। और सबसे उत्तरी तो पश्चिमी चंपारण। कौन सा है? पश्चिमी चंपारण, ये सबसे उत्तरी जिला है। वहीं अगर दक्षिणी जिले की बात की जाए तो गया है। कौन सा है दोस्तों? गया। तो याद रखिएगा, चारों कोने पे यानी चारों दिशाओं के जो जिले हैं, सबसे उत्तर में पश्चिमी चंपारण, दक्षिण में गया है, पूरब में कटिहार, वहीं पश्चिम में कैमूर स्थित है। अगला प्रश्न है कि बिहार राज्य में कितने जिले हैं? तो वर्तमान समय की बात की जा रही है, तो इस समय बिहार में जिलों की संख्या कितनी है? तो 38 जिले हैं। कितने जिले हैं? 38 जिले हैं। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पश्चिमी चंपारण। वहीं सबसे छोटा जिला शिवहर है। आगे है कि बिहार राज्य में
प्रमंडलों की संख्या कितनी है? तो जिलों की संख्या तो 38 थी, लेकिन प्रमंडलों की अगर बात किया जाएगा तो 9 है। कितनी है? 9। नेक्स्ट है कि पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? बताइए, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था? तो उदयन ने। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, उदयन। तो उदयन कौन था? तो अजातशत्रु का पुत्र था उदयन, और उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है कि बोधगया में जो बोधि वृक्ष है यह अपने वंश की इस पीढ़ी का है, यानी कि किस पीढ़ी का है ये पूछा जा रहा है। तो पंचम यानी कि 5वीं पीढ़ी का है। तो ये जो बोधगया में हम बोधि वृक्ष देखते हैं यह अपने वंश की 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है, और इसे लगवाया किसने था? तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। अगला प्रश्न है कि बिहार के सीमावर्ती राज्यों की संख्या कितनी है? तो बताइए कि बिहार की सीमा से कितने राज्य लगते हैं? तो 3 राज्य लगते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 3 राज्य। पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और दक्षिण में झारखंड राज्य। इसके साथ ही साथ एक देश है जो बिहार के साथ सीमा साझा करता है, वो है नेपाल। अगला प्रश्न है कि बिहार का कौन सा जिला है जो कि न्यूनतम क्षेत्रफल वाला है? तो न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो शेखपुरा है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, शेखपुरा। तो दोस्तों न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जो जिला है वो होगा शिवहर, किंतु विकल्प में शिवहर व अरवल नहीं है, तो तीसरे नंबर पर शेखपुरा आता है। तो विकल्प के अनुसार इस प्रश्न का जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, शेखपुरा। और वैसे अगर न्यूनतम क्षेत्रफल की बात की जाएगी तो शिवहर न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला है, दूसरे नंबर पर अरवल है, तीसरे नंबर पर शेखपुरा आता है। अगला प्रश्न है कि मूल रूप से बिहार जो है इस शब्द का अर्थ क्या है? तो ये जो बिहार है इसका शाब्दिक अर्थ पूछा जा रहा है, तो बौद्ध मठ होता है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध मठ। बिहार शब्द ये विहार से बना है, और ऐसा माना जाता है कि इस क्षेत्र में बौद्ध मठों यानी विहारों की अधिकता के कारण ही इसका नाम बिहार पड़ा। नेक्स्ट है कि सबसे बड़ा नगर कौन सा है? बताइए कि सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी पटना। तो बिहार में जनसंख्या के आधार पर पटना सबसे बड़ा नगर है। किसके आधार पर है? जनसंख्या के आधार पर पटना सबसे बड़ा नगर है। अगला प्रश्न है कि बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो हमें बताना है ये जो चौरी विद्रोह है बिहार का, यह किस वर्ष में हुआ था? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी 1798 ईस्वी में। तो बिहार का चौरी विद्रोह 1798 ईस्वी में हुआ था, और इस विद्रोह का जो संबंध है वो चुआड़ विद्रोह से संबंधित है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। आगे कि बोधगया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी को पता होगा, हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन है। तो गौतम बुद्ध को प्राप्त हुआ था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी। और गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में, याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है। और कहाँ हुआ था? तो कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी, इसीलिए बोधगया फेमस है। अगला प्रश्न है कि शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों शेरशाह का मकबरा यह सासाराम में स्थित है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर। इसके बाद है कि प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे? महत्वपूर्ण है, तो बौद्ध संगीतियों से अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप थे। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, महाकश्यप। तो दोस्तों कुल 4 बौद्ध संगीति हुई थी। तो चारों के बारे में प्रश्न पूछा जाता है कि कहाँ हुआ था, अध्यक्ष कौन था, और शासन काल उस समय किसका था। तो इसके लिए हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं जिससे आप आसानी से इसे याद कर सकते हैं और कभी भी नहीं भूलेंगे। तो वो ट्रिक है कि राजा महाराजा आजा, वैश्या सबका काल है, पटाओ मत आशिक, कुंवर वसु कंगाल है। तो आइए हम एक एक लाइन से समझेंगे। तो पहली लाइन दोस्तों क्या है? राजा महाराजा आजा, ये इस ट्रिक की पहली लाइन है। इसे आप लिख लीजिएगा जिससे कि हमेशा आपको याद रहेगा। तो पहली लाइन से हम प्रथम बौद्ध संगीति के बारे में जानेंगे। पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो राजा से राजगृह में। कहाँ पे हुई थी दोस्तों? राजगृह में पहली बौद्ध संगीत हुई थी। महाराजा से तात्पर्य है कि अध्यक्ष कौन था? तो महाराजा से महाकश्यप।
तो प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष महाकश्यप था। और आजा से यानी कि शासनकाल उस समय राजा कौन था, तो अजातशत्रु। आजा से अजातशत्रु। तो प्रथम बौद्ध संगीति राजा से राजगृह स्थान, महाराजा से अध्यक्ष महाकश्यप और आजा से अजातशत्रु यानी शासनकाल था अजातशत्रु का। अब आइए हम देखेंगे दूसरी लाइन। तो राजा महाराजा आजा वैश्या सबका काल है। दूसरी लाइन क्या है, वैश्या सबका काल है। तो दोस्तों इससे हम द्वितीय बौद्ध संगीति के बारे में जानेंगे। तो वैश्या से क्या हो जाएगा, वैशाली। वैश्या से वैशाली है और वैशाली क्या है कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ था। सबका से सबाकामी, जो अध्यक्ष था वो सबाकामी या सुबुकामी था। काल से तात्पर्य है कालाशोक। उस समय राजा कौन था, तो कालाशोक था। तो द्वितीय बौद्ध संगीति स्थान है वैशाली, अध्यक्ष थे सबाकामी और शासन काल था उस समय कालाशोक का। अब आइए हम देखेंगे तृतीय बौद्ध संगीत के बारे में तीसरी लाइन से। तो राजा महाराजा आजा वैश्या सबका काल है, पटाओ मत आशिक। तो थोड़ा सा फनी ट्रिक भी है जिससे कि आपको हमेशा याद रहेगा। तो दोस्तों तीसरी लाइन क्या है, पटाओ मत आशिक। तो आइए देखते हैं इससे हमें क्या क्या पता चलता है। तो तृतीय बौद्ध संगीति का स्थान है पटाओ से पाटलिपुत्र। कहाँ पे है, पाटलिपुत्र है। मत से मोगलीपुत्र इसके अध्यक्ष थे और आशिक यानी अशोक से संबंधित है। तो शासन काल उस समय अशोक का था। तो अब याद रहेगा तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई थी, पटाओ से पाटलिपुत्र और अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस और शासनकाल अशोक का था। अब आइए हम देखेंगे अंतिम यानी कि चतुर्थ बौद्ध संगीत के बारे में। तो राजा महाराजा आजा वैश्या सबका काल है, पटाओ मत आशिक, कुंवर वसु कंगाल है। तो दोस्तों चौथी जो लाइन है वो है कुंवर वसु कंगाल है। कुंवर वसु क्या है, कंगाल है। तो इससे क्या पता चलता है चतुर्थ बौद्ध संगीति के बारे में। कुंवर से होता है कि कुंडल वन। दोस्तों जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी वो कुंडल वन में हुई थी जो कि कश्मीर में स्थित है। वसु यानी कि अध्यक्ष थे वसुमित्र। कंगाल से कनिष्क का तात्पर्य है, जो शासनकाल है वो कनिष्क का था। तो चौथी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, कुंडल वन में। अध्यक्ष कौन था, तो वसुमित्र या अश्वघोष और शासनकाल कनिष्क का था। तो दोस्तों इस ट्रिक के माध्यम से आप चारों बौद्ध संगीतियों के बारे में अच्छी तरीके से याद रख सकते हैं और कभी भी नहीं भूलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।